आज फिलहाल या देश के संवेदनशील मामलों में जो प्रमुख संवेदनशील घटना जो हो सकती है वो आज ये वक्फ विधेयक पेश किया गया है। हम चलते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास। पहले डॉक्टर सलीम खान साहब, आज जिन परिस्थितियों में यह वक्फ विधेयक पेश हुआ है, इस पर आपकी प्रारंभिक टिप्पणी के बाद में दो से बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी साहब। वक्त पर हमारे कई प्रोग्राम बहुजन संवाद में हो चुके हैं, वो कितना अत्याचारी है और कैसा जो है वो उसके अंदर किस तरह का संवैधानिक है वगैरह, ये हम लोग बातचीत कर चुके हैं। आज मैं इस पर थोड़ी सी राजनीति की बात करूंगा, हमारे दूसरे साथी वो दूसरे एस्पेक्ट भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कल से जो माहौल बन रहा है उसमें ये दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने जो अपने समर्थक पक्ष हैं जेडीयू और टीडीपी, इनके जरिए से कुछ थोड़ी बहुत फेस सेविंग की कोशिश की है। ये कहा जा रहा है कि वो जो यूजर वाला एस्पेक्ट था कि भाई वक्फ बाय यूजर वाला उसको कमजोर करेंगे, तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यूजर के हिसाब के से हम जो है उसका ख्याल रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी ये कि जो पुराना मामला था वो उस पर नहीं होगा, बल्कि 2025 के बाद जो वक्फ आएगा उसी पर इसको अप्लाई करेंगे, तो पुरानी चीजें महफूज रहेंगी। कलेक्टर से बड़े ओहदे का अफसर जो है इसकी जांच पड़ताल करेगा, इसके बारे में भी कुछ एश्योरेंस दिया जा रहा है। या डिजिटलाइजेशन के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा ताकि लोग अपना उसको कर सकें, ऐसी बातें भी की जा रही। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत झुकी है, या ये कि अपने जो घटक पक्ष हैं, जो समर्थक हैं टीडीपी और जेडीयू, उनको जो है वो फेस सेविंग का मौका दे रही है, सेफ पैसेज दे रही है। लेकिन उर्दू का एक मशहूर शेर है, ऐ चमन वालो चमन में यूं गुजारा चाहिए, ऐ चमन वालो चमन में यूं गुजारा चाहिए, बागबां भी खुश रहे राजी रहे सयाद। तो ये बात शेर में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में ये ऐसा नहीं होता। जब लोग दो अलग अलग कश्तियों में सवारी करते हैं, मैं टीडीपी और जेडीयू जैसे लोगों के बारे में कह रहा हूँ, और भी हैं, चिराग पासवान है और वो यहाँ वाले हैं भारतीय लोक दल वाले, उन सब के लिए कि जब दो अलग अलग सिमतों में जाने वाली कश्तियों में आप सवारी करते हैं तो आप जो है वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। यानी वक्त के साथ जो है बागबां भी आपसे नाराज हो जाता है, और सयाद तो बहरहाल शिकारी है, वो जो है वो आपका शिकार कर लेता है। और मुख्तलिफ पक्षों के साथ जो बीजेपी के साथ गए हैं उनके साथ ये हो चुका है, और ये लोग जो अभी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं संसद के अंदर और बाहर, उनका भी जो है वो यही असर होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको इसका जो पाखंड है भाजपा का, उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि भाई मुस्लिम वक्फ बोर्ड में भी जो है वो गैर मुस्लिमों को होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि अगर मुसलमान है तो गैर मुस्लिम भी हो, इसलिए कि इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी दुनिया में है और जो है वो ना इंसाफी करने वाला मुसलमान भी दुनिया में है। तो थियोरेटिकली ये बात बहुत सही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को लाने वाली बीजेपी एक भी आदमी को, मुसलमान को टिकट नहीं देती। उसके पास एक भी बीजेपी एमएलए नहीं है, उसके पास एक भी बीजेपी एमपी नहीं है। वो राज्यसभा में किसी को नॉमिनेट करके मंत्री बना सकती है, तो वो उसकी भी शायद पर चिंता नहीं करती। तो आखिर वक्फ बोर्ड में आप चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम हो, तो फिर मंत्रिमंडल में गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान क्यों ना हो? और जो है वो आपके असेंबली में, पार्लियामेंट में, हर जगह तो आप मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड में आना चाहते हैं। अच्छा, एक और पाखंड मैं बताता हूँ। ये लोग कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड का जो इंतजाम है वो गैर मुस्लिमों को भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकता। ये अजीब बात है। अरे भाई, अगर उसने वो दान देना चाहता है, उसको कोई काम अच्छा लगता है वक्फ बोर्ड के तहत होने वाला, वो उसके लिए अपना पैसा देना चाहता है, आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तो ये उसमें भी ये शर्त लगाई है इन्होंने कि वो उसका मुसलमान होना जरूरी है और कम से कम 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है। ये अजीब बात है कि अगर कोई आदमी 5 दिन पहले मुसलमान हो गया और उसने अपना कोई चीज वक्फ कर दिया, तो सरकार बोलती है कि नहीं नहीं, वो वक्फ बोर्ड को नहीं मिलेगा। अब वो बेचारे को क्या कसूर है? मुसलमान होने के बाद वो पहले दिन जो चाहे दान दे, बल्कि मुसलमान होना जरूरी नहीं। ये जो अंबानी का बंगला है जहां बना है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और ये जो है एक यतीम खाना था जो मुसलमान चलाते थे, और एक हिंदू राजा ने, इंदौर के हिंदू राजा ने वो जो है वो दान दिया था।
तो ये तो भारत की परंपरा है कि यहाँ पर दान देने वाला जो है वो काम को देख के देता है, इंसान को देख के नहीं देता। अब ये बीजेपी उसमें भी अपना पंगा डालना चाहती है, उसके अंदर भी बोलती है कि तुम जो है दान दे सकते हो, तुम दान नहीं दे सकते हो, हालांकि इसका इनको कोई हक नहीं है। अब आप देखिए कि राम मंदिर का मामला, राम मंदिर के ट्रस्टी जो है वो वहां का कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर होगा तो उसमें आगे ये लिखा है कि लेकिन अगर वो मुसलमान होगा तो वो नहीं हो सकता, तो फिर उसका नायब होगा। तो राम मंदिर का ट्रस्टी तो मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो है वो सदर यानी जो है वो उसका अध्यक्ष, वो जो है वो गैर मुस्लिम हो सकता है। तो ये जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये इतना मतलब शर्मनाक है कि किसी भी आदमी को ऐसा करते हुए शर्म आती है कि यार लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इनको जो है वो शर्म नहीं आती। गालिब का जो शेर है ना कि पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वक्फ बिल ने एक जिंदगी पैदा कर दी। वक्फ बिल में आप देखिए संसद की कार्रवाई किस तरह से सारे लोग यानी शिवसेना जो आज इंडिया गठबंधन में शामिल है, आप उनकी जो है वो स्पीच सुनिए, राउत की जो है वो भाषण देखिए, तो वो जो गठबंधन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जो स्थानीय चुनावों की वजह से थोड़ा बहुत बिखर गया था, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था, वक्फ बिल ने उन सारे लोगों को एकजुट कर दिया इस सरकार के खिलाफ, और सारे लोग एक सिद्धांत के ऊपर एक हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं इख्तियार कर सकते। और इसी के साथ साथ आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया, और अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है बहुत जल्द, उसमें वो लोग जो मुसलमानों की हमदर्दी का ढोंग रचाते थे, आज जो है वो उन लोग पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं, और अगले चुनाव में उनको इसका जो है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलील साहब। ये इस बीच हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब जुड़ गए हैं। खालिद साहब, आपका स्वागत है। और हम चलते हैं आपके पास ही टिप्पणी। एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आप इस पूरे बिल को, आज जो उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और खास करके आज 2 तारीख को ही इस बिल को लाने के लिए क्या ये क्या आवश्यकता पड़ी, आपकी टिप्पणी इस पर खालिद साहब। जी तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि गिव द डॉग ए बैड नेम टू शूट इट। पहले एक नैरेटिव सिरजा जाता है, खड़ा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो पहले भी बहुत सी चीजों के, ट्रिपल तलाक में भी और बहुत से इश्यूज के ऊपर पहले एक नैरेटिव बनाया जाता है, और नैरेटिव ये बना कि जी डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ किस तरह से फैली हुई है वो एक डिफरेंट इशू है। उसके बाद कहा गया कि ये बेवजह जब जमीनें जो है वो क्लेम करते हैं, इनकी एक ट्राइब्यूनल है, ट्रिब्यूनल से आगे कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है उसको चेंज करने की। एक नैरेटिव बना, उसके बाद उसको शूट करने के लिए ये बिल लाया गया। और जिस दिन से बिल ये लाया गया है, या जब से उन्होंने कहा कि इस सत्र में हम ये बिल लाएंगे और पास करवाएंगे, उसी दिन से मुझे तो लगता था कि उनको कोई ज्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। उसकी वजह ये थी, जब जेपीसी बनी, जेपीसी में एक तो थे जो इंडिया गठबंधन के लीडर थे, उन्होंने अपनी जो आपत्तियां वो की, वो सारी आपत्तियां उन्होंने ऑलमोस्ट खारिज कर दी। और जो सहयोगी एनडीए के सहयोगी थे, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उन्होंने जो संशोधन उसमें करने कहे, उन्होंने उनमें से काफी एक्सेप्ट कर लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए। इसलिए वो एक क्लियर डिवीजन जेपीसी में उन्होंने कर दी कि जो इंडिया गठबंधन की आपत्तियां या जो भी सजेशन है वो हम नहीं मानेंगे, अपने उनको साथ रखने के लिए मानेंगे। और वो मानने के बाद क्या हुआ है कि वो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चाहे उन्होंने इफ्तारियां कुछ की, चाहे वहां पर जो कहा कि हम मुसलमानों के उसमें उसके खिलाफ नहीं जाने देंगे, सारा कुछ कहने के बावजूद, वो ये भी कहने के बावजूद कि हम एक सेकुलर क्रेडेंशियल रखते हैं, बेशक हम एनडीए में हैं, लेकिन अब बिल्कुल गेम क्लियर है कि बिल को पास करवाने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। और आज के जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से किरण रिजिजू ने संबोधित किया, और जिस तरह से अपोजिशन को, खासतौर पर कांग्रेस को कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश की, उससे क्लियर नजर आ रहा था कि बाकी के दल जो है उनके साथ हैं। और हो सकता है कोई ऐसे दल इंडिया गठबंधन में भी
अंदर से उनके साथ नाता हो कि वो एब्सटेन कर दें, वोटिंग ना करें, एब्सटेन कर दें। और एब्सटेन करने का भी मतलब यही है कि वो बिल के साथ ही खड़े हुए हैं। तो इसलिए तिवारी साहब ये तो बाईगॉन कंक्लूजन है, लेकिन अब वो कल को वो मुसलमान उनको वोट दें ना दें, मुसलमान कोई एक बकरी का बच्चा तो है नहीं कि जहां देखोगे बांध दोगे, वहां पर भी कई घटक हैं, वहां पर भी कई तरह की अपनी कंट्रडिक्शंस है मुसलमानों के बीच में भी। मैं तो नहीं समझता कि मुसलमान हर जगह पर एक मुश्त सबको वोट दे, एक ही जगह वोट देता हो। वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेती हैं और मेजर वोट जो है वो एक पार्टी को चला जाता है। तो इसलिए इसका जो पॉलिटिकल रेपरकशंस होने वो तो बात की बात है, लेकिन जो बेसिक उनका पर्पस था कि जो वक्फ बोर्ड है उनके अंदर उनकी पूरी इंटरफेरेंस होनी चाहिए, एक नॉन मुस्लिम सीईओ होना चाहिए, बीच में 2 जो हैं वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। इस नाम के कि इसमें एक इंक्लूसिविटी आ जाएगी। भाई इंक्लूसिविटी अगर आ जाएगी तो पूरी के मंदिरों में ये नैना देवी और मनसा देवी और दूसरे जो है वहां पर मुसलमानों को भी ऐड कर लो भाई, या और कम्युनिटीज को ऐड कर लो इंक्लूसिविटी के लिए, लेकिन ये इंक्लूसिविटी वन साइडेड है। तो मेजोरिटेरियन जो है, मेजोरिटेरियन जो लोकतंत्र है, मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो पूरी तरह से सिर चढ़ करके बोल रहा है कि हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे, आप जो मर्जी।